एसएससी स्टेनोग्राफर जो आज का एग्जाम है 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पूरे प्रश्न लाया हूँ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज की इस वीडियो में आपको पूरे शिफ्ट के प्रश्न कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश में, तो अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। पहला प्रश्न था आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रावधान क्या है, ये बताइए। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पाता है ना, राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पाता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इसमें 356 में याद रखेंगे। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार की सारी शक्तियां केंद्र सरकार को मिल जाती है और वह राज्य को सीधे नियंत्रित करती है। यह प्रावधान राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पास मैंने आपको इंग्लिश में भी दे दिया है, तो अगर आप इंग्लिश वाले हो तो इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगला है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, बताओ भाई। तो देखिए इसका जो कि आंसर है ना, विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन आयरन और प्रोडक्शन इन इंडिया, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पास ओडिशा जो कि है ना, ओडिशा जो कि सबसे आगे है। यहाँ पास ओडिशा भारत में लौह अयस्क उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ के मयूरभंज और क्योंझर जिले, मयूरभंज और क्योंझर जिले याद रखेंगे आप, अगले शिफ्ट में यही कुछ देगा। ठीक है, कौन सा जिला ऐसे करके, तो मयूरभंज और क्योंझर जिले प्रमुख खनन क्षेत्र है जो देश की अर्थव्यवस्था में बहुत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, चलो ये अगला प्रश्न पूछा गया था आपका कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन राज्य है, बताइए। तो ऐसे अगर पूछ दिया, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है जी, मैं आपको ऐसा फैक्ट करा दे रहा हूँ जो कि आप एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देख सकते हैं कर्नाटक और छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर याद में रखेंगे। पहला आपका ओडिशा है, दूसरा कर्नाटक है, तीसरा छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखेंगे। कर्नाटक का बेल्लारी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का दुर्ग तथा बस्तर क्षेत्र खनन के लिए, स्थल के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, थोक्कापियम किस भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पास तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण साहित्य है, यहाँ पर देख सकते हैं ना, और जो भाषा काव्य शास्त्र का विस्तार से वर्णन करता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का तात्पर्य क्या है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई, ये पूछा गया आपके एग्जाम में अभी। ठीक है, तो ये देखिए 360 के अनुसार यदि भारत की वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाए, क्या हो जाए, वित्तीय स्थिति गंभीर हो जाए, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो वित्तीय आपातकाल घोषित की जा सकती है, किसके अनुसार, 360 आर्टिकल के अनुसार। इसमें केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। किसको? केंद्र सरकार को राज्य के वित्तीय नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। हालांकि अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है, ये इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी आपको यहाँ पास ऑप्शन में दे दिया हूँ, आपको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, कथक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। ये सिंपल सा आंसर है, कथक डांस बिलोंग टू विच रीजन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कथक जो कि उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कथक नृत्य मुख्यतः उत्तर भारत में जुड़ा हुआ है, उत्तर भारत में वाराणसी उत्तर प्रदेश हम ले सकते हैं। यह नृत्य शैली कहानियां कथाएं सुनाने के लिए जानी जाती है और इसमें नृत्य की विभिन्न मुद्राओं और भावों के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। इसे मंदिरों में पूजा और मनोरंजन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलो ये देख सकते हैं इंग्लिश में अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगले आपको भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये पूछा गया था। भरतनाट्यम डांस इज ट्रेडिशनल टू विच स्टेट, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो क्या बोलोगे, तमिलनाडु का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है आपको यहाँ पर भरतनाट्यम। यह नृत्य देवी पार्वती को समर्पित है, ये भी आप याद में रखेंगे, किसको, देवी पार्वती को जी को समर्पित है। और इसके पांव, हाथों और आंखों के भाव में धार्मिक कथाएं और भावनाएं प्रकट होती है। यह नृत्य शैली भारत के सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है। कौन सा? तमिलनाडु में कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम नृत्य। ठीक है, आवाज इंग्लिश भी आपको दे सकते हैं, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद में क्या रखेंगे आप, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, ये सिंपल सा आपके लिए, पर मणिपुरी जो डांस है वो बिलोंग करता है कहाँ से, मणिपुर से बिलोंग करता है। यह मणिपुर का राज्य का पारंपरिक जो कि शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह नृत्य विशेष रूप से भगवान कृष्ण और राधा के रासलीला
भगवान कृष्ण और राधा जी के रासलीला नृत्यों पर आधारित है? कौन सा मणिपुरी नृत्य जिसमें कोमल और सौम्य मुद्राएं दिखाई जाती है? इसे धार्मिक समारोह और त्योहारों में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, अच्छे से करना है इसको, ठीक है। मैं आपको यहाँ पास इंग्लिश में भी दे दिया हूँ, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला देख सकते हैं, मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, देखना। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी बताइए? तो ये होता रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। यहाँ पास ऑप्शन में देख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने की थी किसके? मृत कोशिकाओं की खोज। देख सकते हैं उन्होंने काक के टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी से देखा। किसके टुकड़ों को? काक के टुकड़ों को सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन छोटे छोटे रिक्त कक्षाओं को सेल का नाम दिया। किसका नाम दिया? सेल का नाम दिया। याद रखना, मैं जितना भी एक्स्ट्रा फैक्टर बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आपके नंबर बढ़ाने में, ठीक है। तो ये कोशिकाएं मृत थी क्योंकि उनमें जीवन क्रियाएं नहीं हो रही थी। और ये कब खोज हुआ था? 1965 में हुआ था, याद में रखेंगे। यहाँ पास मैं आपको साइड में लिख दिया हूँ, है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो इसको आप इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देख सकते हैं, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? भैया ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो देखिए, जीवित कोशिकाओं की जो खोज की थी, है ना, वो की थी आपकी एटोन वॉल ल्यूहेनहॉक ने की थी। यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम, जो कि मैं यहाँ पर सबको अंडरलाइन कर दिया हूँ, ठीक है। और उन्होंने अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी से जल में तैरती हुई जीवित कोशिकाओं को देखा और उनका अध्ययन किया, ठीक है। एंटोन वॉल ल्यूहेनहॉक ने, ठीक है। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पादप पर जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, पता ही आपको? तो देखिए इसमें ना मैं आपको व्याख्या दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। चलो तो देख सकते हैं उत्तर में यहाँ पास कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोफॉस्ट और बड़े रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है, पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिकाओं में ये भी नहीं होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में केंद्रिकाएं होती है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में केंद्रिकाएं होती है, ये अंतर उनके कार्य और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो पादप में कोशिका भित्ति, क्लोरोफास्ट और बड़े रिक्तिकाएं होती है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रिकाएं होती है, जो कि दोनों में अंतर स्पष्ट कर देती है, ठीक है। यहाँ पास आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पूछा गया था, श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, ये पूछा गया था। आई होप आपने सभी ने सही किया होगा, एकदम सरल क्वेश्चन था आपके लिए कि जो श्वेत रक्त कणिका होती है, जो WBC होती है ना, ये क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन में नहीं होता ये, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन होता है आपको पता है? आरबीसी होता है। हीमोग्लोबिन में ये नहीं होता, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। ये क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनसे लड़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका WBC का कार्य है, ठीक है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको दिए होंगे आंसर, ठीक है। आई होप प्रोडक्ट और है ना, शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट यही है ना, नेट क्या बोलेंगे, GNP से NNP प्राप्त करने के लिए क्या घटाते हैं, पता है आपको? क्या घटाते हैं बताइए? व्हाट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम GNP टू गेट NNP, बताइए। ये अर्थशास्त्र का एक प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देख सकते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP प्राप्त करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से ह्रास, जो ह्रास हुए रहते हैं, है ना, उसको घटाया जाता है। ह्रास से मतलब मशीनों उपकरणों की मूल्यों के ह्रास से है, ठीक है। जितने साल तक चले रहते हैं उनका मूल्य ह्रास रहता है, उसको हम घटाते तो हमें NNP प्राप्त हो जाता है। यहाँ पास आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप नेक्स्ट शिफ्ट में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके एग्जाम के लिए एकदम अप्रोप्रिएट आपको क्या करके दूंगा, एनालिसिस करके दूंगा।